हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज चालू करते हैं भाई बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के लिए हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, वही जी सीरीज जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो। यहाँ पे सेमेस्टर 1 हो चाहे आपका चाहे सेमेस्टर 2 हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगी, लेकिन केवल उनके लिए एप्लीकेबल होगी जिनकी बुक्स मिल वाली है। अगर आपकी कंपलसरी वाली बुक्स है तो उनकी वीडियोस बाद में डाली जाएगी, अभी केवल उनके लिए वीडियोस है जो कि मिल वाले सब्जेक्ट्स हैं इनके। तो चालू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला मतलब कि चैप्टर नंबर 4 जो कि है सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इससे पहले चालू करने से पहले बता दूं आपको, अगर आपको परचेज करने हैं नोट्स, चाहे वो हिंदी में चाहे वो इंग्लिश में, वो बनके रेडी ही होने वाले हैं बस बहुत जल्दी ही। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आपको दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट करके जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप, शायद आपको जब तक वीडियो मिले तब तक बन चुके हो नोट्स, तो भाई आप परचेज कर सकते हो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, जो भी आप चार्जेस होंगे पे करके अपनी पीडीएफ अपने पास ले सकते हो। हाँ भाई, तो चालू करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपको चालू करना है भाई। यहाँ पे सप्लाई मतलब पूर्ति मतलब होता है माल बेचना, कोई किस तरीके से माल बेचता है और उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी वो आपको निकालना है। इससे पहले हम डिमांड वाला और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं, अब आपको सप्लाई वाला निकालना है। तो चालू करते हैं। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई को होती है इट शोज वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड एट वेरियस प्राइस। क्या होता है? एक सेकेंड भाई, इट शोज वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड एट वेरियस प्राइस। हाँ जी सही है। तो क्या होता है भाई क्वांटिटी सप्लाई? ये अलग अलग प्राइस पर अलग अलग कितनी सप्लाई करना चाहते हैं हम उसको शो करता है। नहीं समझ में आया ना? फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिए, जैसे कि सप्लायर, ये जो चैप्टर है वो पूरा सप्लायर के हिसाब से है। इसमें आपको डिमांड वाला कंसेप्ट नहीं लगाना कि माल बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा। यहाँ पे आपको सप्लायर के हिसाब से सोचना है कि वो माल कैसे बेचना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई मेरे को इस पेन के 10 रुपए दे रहा है तो मैं ज्यादा पेन बेचूंगा क्योंकि मेरे को 15 रुपए का पेन पड़ रहा है, तो मैं 10 रुपए का पेन बेचूंगा? नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं लगभग इतना ही बेचूंगा कि मेरा खाने पीने का खर्चा निकल जाए एक दिन का, क्योंकि कल मैं ज्यादा बेचूंगा जब मेरे को पैसे ज्यादा मिलेंगे। सिंपल बात है। यानी कोई मेरे को अगर कम पैसे दे रहा है तो मैं क्वांटिटी भी सेल कितनी करूंगा? कम सेल करूंगा। लेकिन वहीं पे कोई मेरे को 100 रुपए दे रहा है एक पेन के, तो मैं कितनी क्वांटिटी सेल करूंगा? 100 क्वांटिटी सेल करूंगा। ज्यादा पैसे दे रहा है तो ज्यादा क्वांटिटी बेचेंगे, और अगर मेरे को कोई और ज्यादा पैसे दे रहा है तो मैं और ज्यादा क्वांटिटी बेचूंगा। कोई 1000 रुपए दे रहा है इसी पेन के तो मैं हजारों क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी होंगी सारी बेच दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे मेरे को मिलने वाले नहीं। आसान है ना? यानी कोई जितना ज्यादा पैसे देता है हम सप्लाई भी उतनी ज्यादा करते हैं, माल भी उतना ज्यादा बेचते हैं। हाँ वो अलग बात है, बिकेगा नहीं, वो बिकेगा या नहीं बिकेगा वो तो डिमांड अफेक्ट पड़ता है, मतलब डिमांड अफेक्ट करती है कि वो माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। हम सप्लायर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी सप्लायर के हिसाब से सीखेंगे। तो सप्लाई क्या करता है? अगर प्राइस कम दे रहा है कोई तो कम माल बेचना चाहेगा, और अगर कोई प्राइस ज्यादा दे रहा है तो सप्लायर चाहता है कि उसको ज्यादा माल बेचे, ज्यादा से ज्यादा माल बिका। सिंपल बात है, आसान है। हाँ जी, तो वही क्या होता है? सप्लाई क्या होता है? इट शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांड, सॉरी इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड। ये अलग अलग क्वांटिटी दिखाता है जो हम सप्लाई कर सकते हैं अलग अलग प्राइस पर। आसान है, अलग अलग प्राइस पर जितनी भी हम अलग अलग क्वांटिटी को सप्लाई कर सकते हैं उसको कौन शो करता है? प्राइस। बस लास्ट में याद रखना एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक निश्चित बिंदु पर। ये नहीं पूरे साल के अंदर, पूरे क्या 2-3 साल के अंदर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने प्राइस पे हम जितनी क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं वो सारी बोलते हैं कॉम्बिनेशन को दिखाता है कौन? सप्लाई। इतना सिंपल है। हाँ जी, यहाँ पे चलते आगे आते हैं। सप्लाई दो तरह की सप्लाई होती है, पहली होती है इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरी होती है मार्केट सप्लाई। सप्लाई कितने तरह की है? दो तरह की। पहली आती है इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरी मार्केट सप्लाई। जैसे डिमांड वाले चैप्टर था बिल्कुल सेम उसी की तरह। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? जब कोई एक इंसान किसी चीज को बेचना चाहता है तो वो कैसे बेचेगा उसको शो करता है इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होता है? जब मार्केट में सारे के सारे इंसान कैसे किसी चीज को बेच सकते हैं, कैसे किसी चीज को बेचना चाहते हैं उसको शो करता है मार्केट सप्लाई। यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर केवल इंडिविजुअल जो होता है वही अफेक्ट करता है इंडिविजुअल सप्लाई को। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम बाय एन इंडिविजुअल। सिंपल है, ये इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन है। और अगर मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे फिर दोबारा से? इट शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइस बाय एट ए पॉइंट ऑफ टाइम बाय द होल मार्केट। आसान है, यानी कि सारी मार्केट में जितने भी लोग हैं वो कैसे अलग अलग प्राइस पे अलग अलग चीजों को बेचना चाहते हैं उसको शो करता है कौन? मार्केट सप्लाई। आसान है। अब टेबल से समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर आता है। तो अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो एक इंसान बेचना चाहेगा खाली 10 क्वांटिटी। कोई चीज 100 रुपए की हो गई, वही चीज 100 रुपए की हो गई तो 100 क्वांटिटी बेचेगा। 1000 रुपए की हो गई तो वो 1000 क्वांटिटी बेचना चाहेगा। जितनी ज्यादा पैसे मिलते जाएंगे उसे वो उतना ज्यादा सप्लाई करेगा। ऐसे ही बस मार्केट के अंदर भी होता है, कोई अगर कम पैसे दे रहा है तो मैं कम माल बेचूंगा, कोई ज्यादा पैसे दे रहा है तो ज्यादा माल बेचूंगा, कोई और ज्यादा पैसे दे रहा है तो मैं और ज्यादा माल बेचूंगा। तो भैया दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है टोटल का। टोटल का डिफरेंस कैसे है? यहाँ पे 10 रुपए में टोटल कितनी क्वांटिटी बिकी? खाली 10।
1000 रुपए में टोटल कितनी क्वांटिटी बिकी? खाली 1000। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए 10 रुपए में कितनी क्वांटिटी बिकी? 30। यहाँ पे 100 रुपए में 300 क्वांटिटी और यहाँ पे 1000 रुपए में 3000 क्वांटिटी। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? देखिए प्राइस में यहाँ पे भी 90 रुपए का चेंज है और यहाँ पे क्वांटिटी कितने का चेंज हुई? 90 रुपए से, मतलब 90 क्वांटिटी से। और अगर यहाँ पे प्राइस 90 का ही चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी जो चेंज हो रही है वो कितने से हो रही है? 270 से क्वांटिटी चेंज हो रही है। मगर यानी कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं बेचने वाले, इस वजह से क्वांटिटी में चेंज क्या होता है? ज्यादा। और इंडिविजुअल के अंदर, इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर बहुत कम लोग होते हैं बेचने वाले, यानी कि एक ही इंसान होता है बेचने वाला, इसलिए क्वांटिटी में चेंज क्या होता है? बहुत कम होता है। इसी वजह से मैंने अगला पॉइंट बताया था आपको कि यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है? ज्यादा। ये लिखा है मैंने क्वांटिटी, ये लिखा हुआ है मैंने चेंज और ये लिखा है मैंने ज्यादा, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होता है। आसान है। डेल्टा मतलब होता है चेंज, जो आपको पहले बता चुका हूं कई बार। हाँ जी। और यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है? क्वांटिटी में चेंज क्या होता है? कम होता है। इतना सिंपल। हाँ जी। अब इसी टेबल को आप डायग्राम से सीख सकते हो। डायग्राम मैंने नीचे बना रखा है और डायग्राम आपको दिख ही जाएगा। यहाँ पे प्राइस इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, इतना ज्यादा प्राइस बढ़ गया, लेकिन क्वांटिटी में चेंज क्या है? थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे प्राइस में हल्का सा भी चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाती है? ज्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर होते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसी वजह से जो इसका डायग्राम है सप्लाई का, वो थोड़ा खड़ा सा बनता है, मतलब कि थोड़ा सीधा तरीके से, जिसको बोलते हैं स्टीपर। और इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा लेटा सा बनता है, इसलिए बोलते हैं फ्लैटर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी। जैसे आपने मूवीज देखी होगी, वहां पे बोलते हैं मैं हीरोइन को देखा तो मैं फ्लैट हो गया था एकदम से, मतलब कि बेहोश हो गया था, गिर गया था। तो इसीलिए जो गिरा वाला डायग्राम है वो होता है फ्लैटर और जो खड़ा वाला डायग्राम है उसे बोलते हैं स्टीपर। आसान है, याद रह जाएगा भाई। हाँ जी। सिंपल सा कंसेप्ट है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के अंदर डिफरेंस का। 5 पॉइंट मैंने लिखवा दिए, बाकी अगर आपको कुछ पता है तो फिर आप लिख देना, वरना 5 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है भाई, इनको एक्सप्लेन करके लिखते हो आप। आगे चलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, ऐसे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से या तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी या फिर आपकी सप्लाई घट जाएगी। जैसे मैंने डिमांड के अंदर ही बताया था, कुछ ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है और किसी वजह से सप्लाई घट जाती है। ठीक है, वैसे इसके अंदर फैक्टर है। ठीक है भाई। तो पहला फैक्टर आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के प्राइस, किसी भी कमोडिटी के प्राइस। अब यहाँ पे क्या होता है सप्लाई के अंदर, आपने देखा होगा प्राइस अगर बढ़ते हैं तो लोग सप्लाई क्या करते हैं? ज्यादा। और प्राइस अगर कम होते हैं तो सप्लाई क्या होती है? कम होती है। मतलब दोनों सेम सेम होते हैं, उल्टे उल्टे होते हैं, सेम सेम होते हैं, यानी कि इनमें कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। इसी वजह से जो सप्लाई कर्व होता है वो ऐसा होता है, यानी कि सेम सेम होता है, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और घटेंगे तो घटेंगे। सिंपल बात है। हाँ जी। डिमांड कर्व में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसी वजह से डिमांड कर्व थोड़ा ऐसा बनता है। अगर इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता तो वो भी सप्लाई की तरफ ऐसे बनता, लेकिन उसमें होता नहीं फिलहाल। आसान है। तो अभी फिलहाल कर रहे हैं ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी या फिर सप्लाई घटेगी। फॉर एग्जांपल पहला फैक्टर क्या आता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं, सोचिए किसी भी चीज के प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, तो आप ज्यादा बेचना चाहोगे या फिर कम बेचना चाहोगे? जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर ज्यादा बिक रही है, जैसे पेन के कोई मेरे को 1 करोड़ रुपए दे रहा है, मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा? मैं तो कहूंगा मेरे को ले चल भाई अपने साथ, 1 करोड़ रुपए तो पेन के दे रहा है, मेरे कितने देगा? इसी वजह से प्राइस बढ़ते ही हम सप्लाई क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। यानी कि एक प्राइस अगर किसी चीज का बढ़ जाता है तो हम सप्लाई भी कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। यानी एक पॉइंट जो ए पॉइंट पे थे, देखो प्राइस जब पी था तो हमने कितना माल बेचा? क्यू माल बेचा, यानी कि इतना माल बेचा, यानी हम ए पॉइंट पे थे। सिंपल बात है। और जैसे ही प्राइस बढ़ के P1 हो गया, यानी P1 हो गया, तो हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं? Q1 कर रहे हैं, यानी सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई। यानी हम A पॉइंट से कहां पे चले गए? B पॉइंट पे चले गए। और B पॉइंट पे जाना यानी कि सप्लाई को बढ़ाना दिखाता है, और जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन, कि हमारी सप्लाई क्या हो गई? एक्सपेंड हो गई, सप्लाई बढ़ चुकी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्तार। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, अगर प्राइस कम हो जाते हैं किसी चीज के, कोई मेरे को कम पैसे दे रहा है तो मैं बेचूंगा नहीं भाई, सप्लाई भी कम करेंगे। और सप्लाई अगर कम कर रहे हैं, जैसे प्राइस पहले पी था तो हम सप्लाई कितनी करते थे? क्यू, यानी कि प्राइस पी था तो सप्लाई क्यू होती थी। लेकिन अगर प्राइस कम हो गए, प्राइस P1 हो गया, तो सप्लाई कितनी हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? Q1 हो जाएगी। यानी हम पहले हम ए पॉइंट पे थे, अब कहां पे आ गए? बी पॉइंट पे आ जाएगी, यानी कि इस पॉइंट पे आ गए। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, संकुचन, यानी कि हम क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि छोटे हो गए, सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई हमारी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल भाई। यहां पे खत्म होता है आपका ये वाला टॉपिक। आगे चलते हैं, इसके और भी फैक्टर्स के पॉइंट हैं वो करना चालू करते हैं। हाँ भाई, तो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई का अगला पॉइंट आता है। एक पॉइंट आप पहले ही कर चुके हो, अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट का नाम है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। जो अदर गुड्स के प्राइस है ना, वो भी हमारी चीजों की डिमांड सॉरी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। कभी हमारी चीजों की सप्लाई बढ़ जाती है अदर गुड्स के प्राइस की वजह से, और कभी सप्लाई घट जाती है। वो किस तरीके से घटती है? अदर गुड्स की वजह से। आपको पता है अदर गुड्स कितने होते हैं? डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, अदर गुड्स होते हैं 2 तरह के। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कोई बात ही नहीं होगी, कोई केस ही नहीं आएगा उसका, केवल बात करेंगे किसकी? सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करने वाले बस, केवल और केवल।
सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात होने वाली है, यहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात होने वाली है बस। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात होने वाली है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल टी और कॉफी का। आप सोचिए आपने एक बिजनेस खोला, आप जहां पे टी भी बेचते हो और कॉफी भी बेचते हो, लेकिन दोनों के प्राइस कितने हैं, 10-10 हैं, दोनों के प्राइस ही कितने हैं, 10-10 हैं। आप टी भी बेच रहे हो और कॉफी भी। अब सोचिए क्या हुआ, एकदम से टी का प्राइस ये रहा, प्राइस ऑफ टी, ये प्राइस कॉफी का है, यानी कि प्राइस ऑफ कॉफी, दोनों के प्राइस 10-10 थे। आपने क्या सोचा, कॉफी ज्यादातर लोग पी रहे हैं, इस वजह से हम कॉफी के प्राइस कितने कर देते हैं, 15 रुपए। कॉफी का प्राइस कितना हो गया, 15 रुपए। आपने 10 रुपए, दोनों पहले 10-10 के थे, आपने कॉफी का प्राइस कितना कर दिया, 10 रुपए, मतलब 10 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया, कॉफी का प्राइस 15 रुपए कर दिया। सिंपल बात है। हाँ जी, अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए प्राइस 15 रुपए हो गया, इसका प्राइस अभी भी 10 रुपए है, सिंपल बात है। अब इसका प्राइस 15 हो गया, इससे आप चाहोगे कि 15 रुपए में सप्लाई क्या करो, इसकी बढ़ाओ, लेकिन हमको इसके बारे में नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके प्राइस जो होंगे वो इसकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। कैसे अफेक्ट करेंगे वो देखिए ध्यान से, इसने अपने प्राइस बढ़ा के कितने कर दिए, 15 रुपए कर दिए। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो 10 रुपए प्राइस बेच रहा था, मतलब हम चाय बेच रहे थे 10 रुपए में, क्या मैं बेचना चाहूंगा कि मैं 10 रुपए में चाय बेचूं, नहीं, क्योंकि बगल में कॉफी कितने रुपए में बिक रही है, 15 रुपए में बिक रही है, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरी भी मतलब मैं जो चाय बेचता हूँ वो भी चाय कितने में बिके, वो भी 15 रुपए में बिके। यानी कि इस टाइम पे 10 वाली चाय को मैं उसकी सप्लाई कर दूंगा, 10 रुपए वाली चाय की सप्लाई कम कर दूंगा, क्योंकि मैं क्या बेचना चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि 10 वाली चाय की सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो लोग जाहिर सी बात है इसको छोड़ के या तो कॉफी पियेंगे या फिर चाय के ही 15 रुपए देंगे। आसान है ना। यानी कि अगर बगल वाली चीज के ही आपके 15 रुपए हो जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो आप अपनी चीजों के यानी कि जो टी के प्राइस हैं वो बेसिक से कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, वो घट जाती है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसी तरीके से जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस होते हैं वो हमारी चीजों की सप्लाई को क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। यानी कि कॉफी के प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, और सप्लाई अगर कम हो गई तो सप्लाई कम करने का डायग्राम बनाना है। सप्लाई कम करनी कैसे, ये रहा सप्लाई का डायग्राम, यानी हम प्राइस इतना था तो सप्लाई कितनी करते थे, इतनी करते थे। क्या प्राइस में कोई चेंज हुआ, नहीं, हमारी चीजों के प्राइस में चेंज नहीं हुआ, वो तो दूसरी चीज थी जिसके प्राइस में चेंज हुआ, फिर भी हमारी सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम हो गई मतलब यहाँ पे आ गई, एस से कहाँ पे आ गई, S1 पे, यानी क्वांटिटी भी कम हो गई, यानी Q से कहाँ पे आ जाएगी, Q1 पे, सप्लाई कम क्वांटिटी कम। यानी हम ए पॉइंट पे थे, अब कहाँ पे आ गए, बी पॉइंट पे, तो ए से बी पे आ गए, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। आसान है, इसे बोलते हैं पूर्ति में कमी, डिक्रीज इन सप्लाई। और सेम इसी तरीके से दूसरा केस, हाँ जी, चाय के प्राइस, सॉरी यहाँ पे आएगा प्राइस ऑफ टी, यहाँ पे आएगा प्राइस ऑफ कॉफी। अब इस केस में क्या हुआ, कॉफी अभी मान लो 10 रुपए की थी और चाय भी 10 रुपए की थी, दोनों के सेम रेट थे। अब क्या हुआ, एकदम से कॉफी वाले ने अपने प्राइस घटा दिए, कॉफी अब 5 रुपए की बिकने लग गई, कॉफी 5 रुपए की बिक रही है। क्या मैं चाहूंगा कि मेरी कॉफी बिके, मतलब कि मैं चाहूंगा कि मैं कॉफी बेचूं ज्यादा, नहीं, मैं चाहूंगा मेरे को ज्यादा पैसा किस में मिल रहा है, मेरे को ज्यादा पैसा मिल रहा है चाय बेचने पे, तो मैं चाहूंगा चाय ज्यादा बिके उस टाइम पे। यानी कि कॉफी के प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, किसकी, चाय की सप्लाई बढ़ रही है। तो अगर चाय की सप्लाई बढ़ रही है तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ा देंगे, यहाँ पे सप्लाई S से कहाँ पे चली जाएगी, S1 पे, यानी Q से Q1 पे सप्लाई बढ़ गई, S से कहाँ पे चली गई, S1 पे, यानी हम A पॉइंट से कहाँ पे चले गए, B पॉइंट पे, और इसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे चीजों के प्राइस चेंज होने की वजह से हमारी चीजों की सप्लाई जो है उसमें चेंज हो रहा है। सिंपल बात है। यानी कि ये जो प्राइस है ये किसके हैं, ये कॉफी के प्राइस हैं, ये प्राइस किसके हैं, सॉरी ये जो प्राइस है वो किसके हैं, ये प्राइस है टी के, क्वांटिटी किसकी है, टी की, प्राइस किसके हैं, टी के, क्वांटिटी किसकी है, टी की। आसान है। टी के प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, फिर भी हमारी सप्लाई चेंज हो रही है, किसकी वजह से, कॉफी के प्राइस में चेंज होने की वजह से। कॉफी के प्राइस बढ़ जा रहे हैं तो हमको अपनी सप्लाई कम करनी पड़ रही है, क्योंकि कॉफी को बेचने में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और कॉफी के प्राइस कम हो जा रहे हैं तो चाय की प्राइस, मतलब चाय की सप्लाई करनी पड़ेगी, वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमें ज्यादा प्रॉफिट किसको बेचने पे हो रहा है, चाय को बेचने पे हो रहा है। आसान है। हाँ जी, तो इस तरीके से प्राइस ऑफ अदर गुड्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, हमारी क्या जो सप्लाई है उसको अफेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, अगले आते हैं 2 पॉइंट छोटे छोटे। अगला आता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जो भी माल हम बनाते हैं उसकी कॉस्ट भी अफेक्ट करती है सप्लाई को। अगर कॉस्ट मान लो कम पड़ रही, सॉरी अगर कॉस्ट हमारी ज्यादा पड़ रही है, किसी भी चीज को बनाने का खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो मैं ज्यादा माल बना पाऊंगा, नहीं, मैं ज्यादा माल नहीं बना सकता, क्योंकि कॉस्ट महंगी पड़ रही है हमें, तो इस वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। और सप्लाई कम हो गई मतलब सप्लाई S से S1 पे आ जाएगी, Q से Q1 पे आ जाएगी, A से B पे आ जाएगी, जिसे हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में कमी। आगे चलते हैं, अगर हाँ जी इसी तरीके से अगर कॉस्ट हमारी घट जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो हम Q से Q1 पे चले जाएंगे, S से S1 पे चले जाएंगे, यानी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसे बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई।
आसान था। हाँ जी, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी अगर मान लो आप यूज कर रहे हो चीप वाली, अगर टेक्नोलॉजी सस्ती मिल रही है आपको, टेक्नोलॉजी सस्ते में हो जा रहा है आपका काम, तो सस्ती टेक्नोलॉजी की वजह से आप सप्लाई क्या कर पाओगे, ज्यादा कर पाओगे, सप्लाई बढ़ जाएगी आपकी, और सप्लाई बढ़ने की वजह से आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ने वाला, सेम यही डायग्राम बनाना है यहाँ पे भी। और इसी तरीके से अगर कॉस्ट आप मतलब टेक्नोलॉजी आपकी महंगी पड़ रही है, कॉस्टली पड़ रही है, महंगी पड़ रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो सप्लाई क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और सप्लाई कम करने के टाइम पे आपको ये वाला डायग्राम बनाना है क्योंकि सप्लाई कम हो रही है। आसान है। अच्छा भाई, कई बुकों में आपको अलग अलग तरीके से दे रखा है टेक्नोलॉजी के वाला यही केस अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस है, अगर आप टेक्नोलॉजी एडवांस यूज कर रहे हो तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि आप अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर पाओगे, और अगर आप टेक्नोलॉजी ओल्ड कर रहे हो यूज, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो सप्लाई क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी क्योंकि आप अच्छे तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, पूरा यूज नहीं कर पाओगे अपनी टेक्नोलॉजी का। सिंपल बात। तो भाई यहां पे खत्म होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, इतने ही थे फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। अब चलते हैं आगे पॉइंट पे, मतलब 2-3 पॉइंट रह गए, तो आज के लिए मतलब कि ये टॉपिक इतना ही है बस अभी फिलहाल, आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो अगला टॉपिक आता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के नाम से आपको पढ़ना है पूर्ति का नियम, यानी कि जो सप्लाई होती है उसका नियम क्या होता है। ठीक है भाई, तो जैसे कि डिमांड का नियम था वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई का नियम है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि बाकी जो चीजें हैं जो हमने अभी पढ़े हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, अब ये जो हमने पढ़े हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, उसी को बोलते हैं अदर थिंग्स। ठीक है भाई, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग जो सप्लाई हमने पढ़ा है टॉपिक, उसी को बोलते हैं अदर थिंग्स। तो उन बातों को कांस्टेंट रखते हैं। तब अगर प्राइस बढ़ेंगे किसी भी कमोडिटी के, देन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस या फिर फॉल्स, यानी कि अगर किसी भी चीज के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, ये उल्टा लिख दिया शायद ये, हाँ भाई, अगर किसी भी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम ज्यादा बेचना चाहेंगे, वही बात कर रहा है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी, यानी कि अगर प्राइस घटेंगे तो हम सप्लाई भी क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। यानी कोई अगर मेरे को ज्यादा पैसे दे रहा है तो मैं ज्यादा माल बेचूंगा, कोई मेरे को कम पैसे दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, कम माल बेचूंगा। सिंपल बात है, यही नियम होता है सप्लाई का। लेकिन भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ही नहीं होता, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा, मतलब यानी अगर कोई आपको ज्यादा पैसे भी दे रहा है मतलब, तो फिर भी आप उसे बेचना नहीं चाहोगे या फिर आप बेच नहीं पाओगे ज्यादा पैसे मिलने के बाद भी। वो ऐसी कौन सी चीजें, उनको बोला जाता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि अगर आपके पास सप्लाई मतलब आपके पास पैसा भी कोई दे रहा है ज्यादा, तब भी आप ज्यादा माल नहीं बेच पाओगे उसे। वो कैसे पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे गेहूं चावल ये सब चीजें जो खेत मतलब कि खेती से मिलती है हमें, तो जो खेती होती है, कोई अगर मैं किसानों को ज्यादा पैसे दूं, मैं बोलूं किसानों को मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा, मेरे को इतने कुंटल अनाज चाहिए, तो वो दे देगा भाई, वो कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा। वो क्यों, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है, जो खेती बाड़ी होती है, वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि अगर ज्यादा पैसे दोगे तो ज्यादा माल बना देंगे, नहीं जी, वो डिपेंड करती है वेदर पे। अगर वेदर अच्छा हुआ तो फिर माल ज्यादा बन सकता है, वेदर अगर बेकार हुआ तो फिर माल कम बन सकता है। तो वो डिपेंड किस पे करती है, वेदर पे करती है। आसान है, वो पैसों पे डिपेंड नहीं करती किसी भी चीज की, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई जो होती है वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो ज्यादा पैसे देगा तो हम ज्यादा बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। सिंपल भाई, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता ही नहीं है। आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला आता है स्टेटस सिंबल गुड्स। तो स्टेटस सिंबल गुड्स पे भी अप्लाई नहीं होता, यानी कि अगर स्टेटस सिंबल गुड्स क्या, ऐसे गुड्स जो आपके स्टेटस दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, आईफोन, BMW, मर्सिडीज। अगर कोई ने ये गाड़ियां ले रखी है, ये फोन ले रखे हैं, तो फिर वो सोचा जाता भाई बड़ा अमीर इंसान है, स्टेटस उसका बहुत अच्छा है। सिंपल बात है। लेकिन कोई अगर छोटे मोटे सामान लेके चलता है तो उसे बोलते हैं भाई स्टेटस उसका डाउन है, वो कहने वाली बात होती है बस फिलहाल। हाँ भाई, तो स्टेटस सिंबल गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो महंगे बिकते हैं, जैसे कि एप्पल, आईफोन हो गया, फरारी हो गई या फिर BMW हो गई, ऐसी चीजें जो स्टेटस दिखाती है आपको, जिसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं विलासिता वस्तु या फिर लग्जरियस गुड्स जिसे बोलते हैं। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं जो कंपनी वाले ना, कुछ कंपनी वाले क्या करते हैं, अगर वो देखते हैं अगर आप अपनी उनकी चीजों की केयर कर पाते हो तभी वो आपको चीजें देंगे, चाहे आप कितने पैसे दे रहे हो। आप बोल रहे हो मैं आपकी चीज जो 1 करोड़ रुपए की है हम आपको 500 करोड़ रुपए देंगे, तब भी हो सकता है कि आपको वो चीजें ना मिले। क्यों ना मिले, वो देखते हैं अगर आप उन चीजों की केयर कर पाते हो तभी वो आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे, वरना वो प्रोवाइड ही नहीं करेंगे आपको। सिंपल बात। या फिर लग्जरियस गुड्स उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए मतलब कि हकदार होता है, यानी कि ज्यादा प्राइस देते हैं, ये नहीं कि वो ज्यादा सप्लाई कर देंगे। जैसे एप्पल, आईफोन, मान लो अपने देश में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनके पास पैसे ही पैसा है, अंधा पैसा है, तो वो जाएंगे शोरूम के एप्पल के शोरूम में, तो एप्पल वाले सीधा ही नाट देते हैं भाई फोन खत्म हो गए हैं, फोन अभी आउट ऑफ स्टॉक है, सबको नहीं मिल पाएंगे। क्यों, अगर सबके पास फोन आ गया तो फिर वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, मतलब कि वो नहीं हो जाएगा कि लोग जो स्टेटस के लिए खरीदते हैं ना, वो स्टेटस के काम नहीं आ पाएगा। 2 मिनट का वेट करते हैं भाई, मन पूजा हो रही है अभी। हाँ भाई,
तो अगला पॉइंट आता है स्टेटस सिंबल गुड्स। तो स्टेटस सिंबल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स होते हैं जो फिर स्टेटस दिखाते हैं किसी भी इंसान का। या फिर दूसरा वर्ड होता है इसके लिए विलासिता वस्तु, यानी कि लग्जरियस गुड्स। तो लग्जरियस गुड्स क्या होते हैं? जो लग्जरी प्रोवाइड करते हैं आपको। इनकी सप्लाई पता है जानबूझ के कम करी जाती है। जानबूझ के अगर इसकी सप्लाई कम करेंगे और लोग इसकी डिमांड ज्यादा करेंगे ना, तभी हाइप बनती है, जिनके प्राइस ज्यादा बनते हैं। समझ में? अगर आप इसको ज्यादा रुपए भी देने के तैयार हो ना, जैसे आप 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए भी देने के तैयार हो और बोलते हो मेरे को ज्यादा सप्लाई चाहिए, वो आपको नहीं देंगे भाई। उस चीज की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको अपनी इमेज बना के रखनी है। इस वजह से ये लोग सप्लाई ही कम करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। तो अगर आप, ये ऐसी चीज है जिसपे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अगर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो आप ज्यादा माल बेचोगे, लेकिन इन चीजों पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एक नेचर पे डिपेंड करती है और एक उसी के क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि वो कैसे प्रमोट की जा रही है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है भाई मूवमेंट और शिफ्ट। इसके बाद केवल एक ही पॉइंट रह जाएगा और वो भी करवाएंगे जल्दी जल्दी। तो भाई अगला पॉइंट आता है मूवमेंट और शिफ्ट। अब ये मूवमेंट क्या होता है और शिफ्ट क्या होता है? जैसे आपने सप्लाई करो पढ़ा, ये अच्छा कि ये रहा सप्लाई करो। सोचिए, मैं प्राइस पहले किसी चीज का इतना था, यानी मैं क्वांटिटी कितनी सप्लाई करता था, इतनी सप्लाई करता था, इतना माल बेचता था इतने प्राइस पे। ठीक है भाई, हाँ जी, यानी कि मैं कहां पे था? ए पॉइंट पे। अब क्या हो गया? मैंने किसी चीज के प्राइस बढ़ा दिए तो मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा, यानी कि प्राइस बढ़ते के साथ ही मैं कितना सप्लाई करना चाहूंगा, इतना सप्लाई करना चाहूंगा, यानी कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, यानी कि मैं ए पॉइंट से कहां पे चला गया? बी पॉइंट पे। इसको बोलते हैं क्या? एक्सपेंशन। आसान है कि क्वांटिटी सप्लाई एक्सपेंड हो गई। और इसी तरीके से अगर मैं प्राइस घटा देता हूं किसी चीज के, मैं क्या प्राइस सस्ते में बेचना चाहूँ, क्या मैं उसके प्राइस घट जाते हैं किसी चीज के, तो सप्लाई क्या करना चाहूंगा? मैं कम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सस्ते में ज्यादा माल नहीं बेचना चाहता। इसी वजह से जो हम कहां पे थे पहले? ए पॉइंट पे। अब कहां पे आ चुके हैं? सी पॉइंट पे आ चुके हैं, यानी कि सप्लाई क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि इस पॉइंट में हो क्या रहा है? हम एक ही जो सप्लाई कर्व है उस पर कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी उस पर नीचे जा रहे हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कभी मैं इधर चला और कभी मैं उधर चला, फिर दोबारा वही वाला पॉइंट जो आपने डिमांड में पढ़ा था। हाँ जी, इसी पॉइंट को बोलते हैं मूवमेंट। जब आप एक ही सप्लाई कर्व पे कभी ऊपर मूव कर रहे हो, कभी आप नीचे मूव कर रहे हो, इसको बोलते हैं मूवमेंट। आसान है। शिफ्ट क्या होता है? जब पूरा पूरा सप्लाई कर्व ही आपका या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए, इसको बोलते हैं शिफ्ट। आसान है, यानी कि सब प्राइस में चेंज नहीं हुआ, प्राइस में बिना चेंज हुए ही कुछ अदर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से, चेंज होने की वजह से पूरा सप्लाई कर्व ही मूव हो गया, कभी राइट वर्ड शिफ्ट हो गया या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। राइट वर्ड शिफ्ट होना मतलब ए से हम बी पे चले गए, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई? इंक्रीज हो गई और सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, इसलिए क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई। आसान है। और अगर हम लेफ्ट वर्ड आ गए, यानी कि सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई, यानी क्वांटिटी भी क्या हो गई? कम हो गई, इसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। सिंपल भाई, हाँ जी, आसान था। आगे चलते हैं। यहाँ पे चेंज किस में होता है? यहाँ पे चेंज हो रहा है प्राइस में, लेकिन यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? चेंज होता है अदर फैक्टर्स में, प्राइस के अलावा बाकी चीजों में। जैसे मैंने करवाया था आपको कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट ज्यादा होगी तो फिर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कॉस्ट अगर कम होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग जो सप्लाई बताए थे। आसान है, हाँ जी। तो यहाँ पे अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, उन्हीं फैक्टर्स के अंदर चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे किस में चेंज होता है? प्राइस के अंदर। और इसी वजह से यहाँ में होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज इन या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। सिंपल बात है। फिर दोबारा उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का दोबारा कोई दूसरा नाम भी बोल सकता है। वो क्या बोल सकता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। उसने क्या बोला? इंक्रीज इन सप्लाई नहीं बोला, उसने बोला इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। जैसे कि आप देखो, दिख रहा है सप्लाई उतनी ही है, बस खाली क्वांटिटी तो घट रही है और या फिर क्वांटिटी तो बढ़ रही है, यानी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है, यानी सप्लाई उतनी है, बस खाली क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। इसलिए इसे बोलते हैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। इस पॉइंट के अंदर क्या है? यहाँ पे सप्लाई में ही चेंज हो जा रहा है, क्वांटिटी में तो हो ही रहा है, लेकिन सप्लाई में भी चेंज हो जा रहा है। समझ? तो दोनों चीजें चेंज हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। दोनों में फर्क है, यहाँ पे खाली क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, वहां पे सप्लाई में ही चेंज हो जा रहा है। आसान है, हाँ जी। इस वजह से इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, और इसे खाली एक ही नाम से बोलते हैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। आगे चलते हैं। यहाँ पे मेन रोल किसका होता है? प्राइस का, क्योंकि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। खाली क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है, घट जाती है, लेकिन यहाँ पे मेन रोल किसका होता है? अदर फैक्टर्स का, क्योंकि इसमें बाकी प्राइस का कोई रोल ही नहीं है। प्राइस के अलावा जितने भी चीजें हैं वही इस सप्लाई को चेंज करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाइड होता है। वो कैसे अप्लाइड होता है आपको मैंने बताया अभी। यहाँ पे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये खुद कह रहा है कि अदर थिंग्स क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। तो वो कहाँ पे होती हैं? इस जगह पे या फिर यहाँ पे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो अदर थिंग्स में चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट कहाँ पे रहती है? अदर थिंग्स, वो यहाँ पे रहती हैं। इसी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे अप्लाइड होता है, लेकिन यहाँ पे अप्लाइड नहीं होता। आसान है भाई, हाँ जी। अगला आता है सिंगल कर्व। यहाँ पे बनता है केवल सिंगल सप्लाई कर्व, एक ही सप्लाई कर्व होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सप्लाई कर्व बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है तो सप्लाई कर्व ही खिसक जाता है। आसान है भाई। यहाँ पे खत्म होता है भाई मूवमेंट और शिफ्ट का टॉपिक। बस एक टॉपिक रह गया आपका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चालू करते हैं वो।
हाँ भाई, तो ये लास्ट वाइट ये रहती है। इस लास्ट टॉपिक के बाद आपका सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नाम आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको बोलते हैं पूर्ति की लोच। जैसे आपने अभी तक पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, यानी कि ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से या तो सप्लाई बढ़ जाएगी या फिर सप्लाई घट जाएगी। लेकिन ये पॉइंट ऐसे है कि यानी कि आपको अपने कैलकुलेट करना है कि जो सप्लाई बढ़ेगी वो कितनी सप्लाई बढ़ेगी और कितनी सप्लाई घटेगी। आसान है। और वो भी किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, जो भी प्राइस में परसेंटेज चेंज होगा उसमें चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई में कितने परसेंट का चेंज आएगा। यानी कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई में कितना परसेंट चेंज आएगा। और इसी को बोलती है डेफिनेशन, इट शोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्वांटिटी सप्लाई में होने वाली चेंज को दिखाती है, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? प्राइस की वजह से होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से हो रहा है। आसान है। हाँ भाई, तो यहाँ पे जैसे ही आपने ईडी वाले क्वेश्चन करे थे, बिल्कुल सेम उसी की तरह कंसेप्ट है सारा का सारा। हाँ जी, तो आपने ईडी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, परसेंटेज डेल्टा क्यू अपन परसेंटेज डेल्टा पी। बस वहां पे यहाँ पे माइनस लगा हुआ था बीच के अंदर, यहाँ पे दोनों में फॉर्मूले में बस यहाँ पे माइनस, बिना माइनस वाले फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ती है ना। यहाँ पे डिमांड की तरह प्राइस बढ़ने पर डिमांड करती तो मतलब सप्लाई घटती तो नहीं है ना। हाँ जी, तो इसी वजह से कोई उल्टा रिलेशन नहीं है, दोनों पॉजिटिव रिलेशन वाले होते हैं, इस वजह से यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? ईएस का परसेंटेज डेल्टा क्यू अपन में परसेंटेज डेल्टा पी, और ईएस का दूसरा फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा पी इंटू में पी अपन में क्यू। और परसेंटेज डेल्टा क्यू का डेल्टा क्यू अपन में क्यू गुणा में 100, और परसेंटेज डेल्टा पी का डेल्टा पी अपन में पी गुणा में 100। और यहाँ पे डेल्टा क्यू की तो आपको पता ही है कि क्वांटिटी में चेंज निकालना होता है, यानी कि चेंज निकालेंगे कैसे? या तो क्यू में से क्यू माइनस कर दो, या फिर क्यू में से क्यू माइनस कर दो, ऐसे डेल्टा पी का। आसान है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए फटाफट से, जल्दी देखिए हमें न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहिए। आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है ईएस। तो ईएस, जब भी आप ईएस निकालने जाओगे तो ईएस के जो आंसर आएंगे मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको ईएस का आंसर 5 तरह के हो सकते हैं, बस केवल 5 तरह के। पहला जो ईएस का आंसर हो सकता है वो 1। ईएस का आंसर आ सकता है 1। आसान है। जिसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक, कि यूनिट के बराबर एक के बराबर वो क्या है? इलास्टिक है। आसान है। ये ऐसा कब होगा? जब भी डेल्टा क्यू यानी कि क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है वो बराबर हो डेल्टा पी के, यानी कि जो प्राइस में चेंज हो रहा है उसके बराबर। अगर क्वांटिटी में होने वाला चेंज प्राइस में होने वाले चेंज के बराबर है तो यानी कि क्या हो जाएगा? ईएस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब आप ईएस निकालते हो तो फॉर्मूला लगाते हो परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी। तो क्वांटिटी में चेंज और प्राइस में चेंज अगर बराबर है, जैसे कि 5 है, तो कट के आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। इसलिए ईएस क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। और इसका डायग्राम कहां से बनेगा? ये डायग्राम बनेगा 0 पॉइंट से, मतलब ओरिजिन से बनेगा। अगर आपका कोई भी लाइन सप्लाई करगी ओरिजिन से जा रही है तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? 1 होगी। सिंपल भाई। आगे चलते हैं, पहला पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं बाकी। तो ईएस हो सकता है दूसरा आंसर उसका ईएस का कि वो 1 से छोटा हो सकता है, और तीसरा आंसर कि ईएस क्या हो सकता है? 1 से बड़ा हो सकता है। ईएस 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। हाँ भाई, तो अगर 1 से छोटा हुआ तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। अगर छोटा हुआ तो क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब यानी कि क्वांटिटी में चेंज क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। क्वांटिटी में चेंज क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। आसान है। इसी वजह से, क्योंकि जब क्वांटिटी में चेंज कम होगा यानी कि प्राइस में चेंज ज्यादा होगा, तो नीचे वाली बड़ी वैल्यू होने की वजह से जो आपका आंसर है वो 1 से कम आ जाएगा। सिंपल भाई। हाँ जी, इसी वजह से अगर आपको डायग्राम दिख रहा है, जो सप्लाई कर रहा है वो जा रहा है एक्स एक्सिस से। कहां से जा रहा है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो इसका ईएस जो हो जाएगा वो 1 से कम होगा। सिंपल है। सेम इसी तरीके से अगर आपका ईएस 1 से ज्यादा वाले की बात करी जाए तो उसको बोलते हैं इलास्टिक, और उसके लिए आपका जो सप्लाई कर रहा है वो वाई एक्सिस से जाना चाहिए। अगर आपका सप्लाई कर वाई एक्सिस से जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? कि उसकी इलास्टिसिटी इलास्टिक है, यानी कि लोचदार है, यानी कि उसकी सप्लाई में क्या हो रहा है? ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है। सिंपल बात भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। ईएस 0 कब होगा? जब क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज ना हो। जब क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज ना हो, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स है, चाहे प्राइस आप बढ़ा दो कितना भी, प्राइस कितना भी घटा दो, हम उसकी सप्लाई में चेंज नहीं कर पा रहे। इस वजह से इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसमें बोलते हैं, इसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। आगे चलते हैं। अगर आपका ईएस क्या है? इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने की वजह से इसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतया लोचदार। सिंपल बात है भाई। ऐसा कब होगा? जब प्राइस में चेंज तो बिल्कुल भी ना हो, बस क्वांटिटी क्या हो जाए? कभी बढ़ जाए और क्वांटिटी कभी क्या हो जाए? घट जाए। यानी कि क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और प्राइस में चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, यानी कि इस टॉपिक में प्राइस में चेंज नहीं होता। यहां पे क्या होता है? यहां पे पहले वाले में प्राइस में चेंज बराबर होता है क्वांटिटी में चेंज के।
यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी में चेंज जो है वो ज्यादा होता है, यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज बिल्कुल भी नहीं होता और यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज बहुत ज्यादा होता है। आसान भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आपका सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हाँ भाई, तो यहाँ पे खत्म होता है ये वाला चैप्टर। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। ठीक है भाई, आपको जल्दी से जल्दी नोट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे अगली सीरीज, अगली जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। और भाई हाँ, एक चीज और, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना पक्का। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो पक्का कर देना भाई सब्सक्राइब। ठीक है भाई, बाकी आपकी मर्जी है। टाटा बाय बाय।